गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल और तूफानों से यारी रख। मुश्किलें मिलेगी हर कदम पर, ये तय है, बस तू अपना सफर जारी रख। आज हमारा टॉपिक है फ्रेनेल समीकरण। यह समीकरण विद्युत चुंबकीय तरंगों पर ही आधारित है, पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के आपतन, परावर्तन और अपवर्तन पर आधारित इन समीकरणों की रचना की गई है। इन समीकरणों से संबंधित हमारे पास ये रहेगा कि जब हम किसी दो पृष्ठ पर, क्योंकि परावर्तन या अपवर्तन स्थिति में हमारे पास दो पृष्ठ रहेंगे, इन दो पृष्ठों में परावर्तन व अपवर्तन का संबंध ही फ्रेनेल समीकरण कहलाता है। जैसे परावर्तन व अपवर्तन व अपवर्तन व आपतन, इनका अनुपात या इन दोनों का संबंध ही फ्रेनेल समीकरण कहलाता है। जैसे प्रारंभ करते हैं, हमारे पास माना कोई बीच में एक कोई पृष्ठ है हमारे पास इस प्रकार, और यहां से कोई तरंग इस पृष्ठ पर आपतित होती है और इस भाग में परावर्तित हो जाती है। इन दोनों भागों के बीच का भाग हमारे पास है अभिलंब। इसमें से आने वाली तरंग का कोण रचेगा हमारे पास थीटा आई, तथा परावर्तित तरंग का कोण रचेगा थीटा आर। इसमें से यह यहां से इस भाग में कुछ अंश अपवर्तित हो जाता है। यह हमारे पास अपवर्तित रचेगा, जो रचेगा थीटा टी। अब देखो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने छोटी क्लासों में पहले पढ़ा था कि आपतन कोण, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण। यहाँ पे आपतन कोण को आई, परावर्तन कोण को आर, अपवर्तन ट्रांसमिटेड यहाँ से टी से डिनोटेट करते हैं। अब आपतन व परावर्तन का अनुपात और आपतन और अपवर्तन, ये तो रह जाएगा परावर्तित और ये रह जाएगा अपवर्तित, इनका अनुपात ही हमें निकालना है। इनका अनुपात निकालने से पहले हमारे पास पहली स्थिति यह रहेगी कि विद्युत क्षेत्र आपतन तल विद्युत क्षेत्र E के लंबवत होता है। यह वाली स्थिति रह जाएगी हमारे पास। पहली स्थिति है हमारे पास आपतन तल E वेक्टर तल के लंबवत होता है। हम इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए पहली स्थिति निकालेंगे। अब हमारे पास माध्यम यह रह जाएगा पहला माध्यम और यह रह जाएगा माध्यम मीडियम दूसरा माध्यम, माध्यम 2 और माध्यम 1। आप पहले माध्यम के लिए विद्युतशीलता रह जाएगी हमारे पास एप्सिलॉन 1। पारगम्यता हमारे पास रह जाएगी म्यू 1 और अपवर्तनांक रह जाएगा हमारे पास n1। ठीक इसी प्रकार दूसरे माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र रह जाएगी एप्सिलॉन 2 और पारगम्यता रह जाएगी म्यू 2 और अपवर्तनांक रह जाएगा n2। इनके लिए हमारे पास तीन क्षेत्र रचेगा। एक है हमारे पास विद्युत क्षेत्र, एक है चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की तरंगें और चुंबकीय क्षेत्र की तरंगें यह एक दूसरे के लंबवत होती है, यानी कि 90 एंगल के अनुसार रह जाएगी। अगर यहां से किसी भी स्थिति के अनुसार निकाला जाए तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये एक दूसरे के लंबवत रहेंगे और संचरण नियतांक रह जाएगा के वाली स्थिति में। अब आपतन के लिए है तो ये है हमारे पास सारे के सारे रह जाएंगे आई के रेस्पेक्ट में और इस प्रकार में। आगे वाली स्थिति के अनुसार हमें वापिस से यह हमारे पास के आर परावर्तन के लिए या परावर्तित के लिए संचरण नियतांक के आर में रह जाएगा
विद्युत क्षेत्र ER के रूप में रह जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र B है वह हमारे पास BR के रूप में रह जाएगा। ठीक इसी प्रकार यह हमारी सेम टू सेम स्थिति में ये रह जाएगा। यहाँ पे संचरणीयता KT और चुंबकीय क्षेत्र ET और विद्युत क्षेत्र ET और चुंबकीय क्षेत्र B T के रूप में रह जाएगा। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र B है वह H के रूप में भी होता है हमारे पास, तो हमारे पास HP के रूप में भी लिखा जा सकता है यहाँ पे हर स्थिति के लिए। अब हमें कुछ टॉपिक जो पिछले वाले टॉपिक में पढ़े जा चुके हैं उन्हीं की ध्यान में रखते हुए आगे की प्रोसेस में रह जाएगी। यह हमारे पास पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। इसमें विद्युत क्षेत्र पारगम्यता और अपवर्तनांक कुछ इस प्रकार है और दूसरे माध्यम के लिए हमारे पास ये रह जाएगा। इन दोनों माध्यमों में की स्थिति के लिए दोनों माध्यमों के लिए पारगम्यता का मान है वह बराबर रहेगा, इसके लिए पारगम्यता का मान बदल जाएगा। अब देखो आगे, यदि विद्युत क्षेत्र E हो तो आपतित परावर्तित व अपवर्तित, हमारे पास तीन नाम पूरे टॉपिक में यही चलेंगे। आपतित का मतलब I से रह जाएगा, परावर्तित का मतलब R से, अपवर्तित का मतलब T से। रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिटेड इसी के अनुसार इनके नाम दिए गए हैं। तो हम निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र E है तो आपतित, परावर्तित व अपवर्तित के लिए या के मान के लिए यह मान हमारे पास कुछ इस प्रकार रह जाएंगे। EI, ER और ये रह जाएंगे ET के रूप में, और विद्युत क्षेत्र रह जाएगा हमारे पास सदिश क्षेत्र के रूप में। तो I की वैल्यू हमारे पास रह जाएगी EI हमारे पास रह जाएगा E0 I e की पावर आयोटा KIR ओमेगा T। यहाँ पे ये वाली स्थिति, यहाँ पे सेम स्थिति रह जाएगी कि हम तरंग के रूप में विद्युत क्षेत्र के जो मान आपतित, परावर्तित और अपवर्तित है उन मानों को हम मान है वह तरंग के रूप में लिखते हैं। तरंग के रूप में स्थिति हमारे पास ये रह जाएगी। अब EI है तो E0I, यहाँ पे E0I आयाम है हमारे पास, एम्पलीट्यूड यह हमारे पास E0I है वह आयाम के रूप में रह जाएगा। सेम टू सेम इसी स्थिति के लिए E0R e की पावर आयोटा KRR ओमेगा T, और ये सब कैसे है E0T e की पावर आयोटा KTR माइनस ओमेगा T। यहाँ पे इन सभी के लिए हमारे पास E0R और E0T यह सब के सब हमारे पास आयाम है। ये वाले विद्युत क्षेत्र E के आपतित, अपवर्तित, परावर्तित सेम टू सेम को स्थिति में हमारे पास हर के लिए सेम रह जाएगा, केवल I के लिए E0I, R के लिए नोट R, T के लिए नोट T वाली स्थिति हमारे पास रह जाएगी। अब देखो आगे वाली चीज, इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र H B का घटक, H का घटक स्पर्शीय घटक होता है। स्पर्शीय घटक या स्पर्शीय घटक सतत होता है या समांतर होता है। तो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र H वाली स्थिति है, उसका घटक है स्पर्शीय घटक है वह सतत होता है। सतत होता है तो सेम टू सेम इसी प्रकार हमारे पास विद्युत क्षेत्र था, इसी प्रकार हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र रहेगा।
तो चुंबकीय क्षेत्र के मान भी हमारे पास सेम टू सेम स्थिति के लिए ये वहां एजिटीज रह जाएंगे। इसमें I की जगह हमारे पास h नॉट I e की पावर आयोटा k I r ओमेगा t h किस लिए 0 h नॉट r e की पावर आयोटा k r ओमेगा t और ऐसा टी के लिए h नॉट t e की पावर आयोटा k t r ओमेगा t। ये वाली स्थिति हमारे पास सेम टू सेम इसी प्रकार जिस प्रकार ये लिखा गया था उसी प्रकार हमारे पास ये स्थिति रह जाएगी। यहां पर भी h नॉट I h नॉट r h नॉट t यह है चुंबकीय क्षेत्र के लिए आयाम है हमारे पास। अब देखो यहां पे इस पर से घटक सतत होता है उसी प्रकार चुंबकीय घटक भी सतत होता है। तो आगे की प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पे हर स्थिति के लिए हमारे पास ये पूरा डायग्राम लास्ट तक फिर काम में है। अब देखो आगे की प्रोसेस में हमारे पास विद्युत क्षेत्र E का घटक समांतर व सतत होता है। यह हमारे पास विद्युत क्षेत्र E का घटक है वह समांतर व सतत होता है। समांतर व सतत होता है तो इसके लिए हमारे पास तरंग के रूप में ना लिखकर I हमारे पास ये रह जाएगा इस प्रकार। यहाँ पे ये रह जाएगा समांतर घटक के रूप में और इस प्रकार E0 R ये भी रह जाएगा समांतर के रूप में। ये दोनों बराबर रहेंगे ट्रांसमिटेड के रूप में। ये हमारे पास समांतर घटक और सतत दोनों स्थिति में रह जाएंगे। तो आपतन व परावर्तन का दोनों का योग है वह हमारे पास अपवर्तित के बराबर रह जाएगा। दोनों वाले में प्रथम माध्यम और दूसरा माध्यम दोनों आपस में बराबर स्थिति में पहुंचते हैं। इस स्थिति को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं E0 I e की पावर आयोटा ओमेगा k I r ओमेगा t। यहाँ पे ओमेगा आवर्ती रह जाएगी। दूसरे के लिए E0 r e की पावर आयोटा k r ओमेगा t। इसी प्रकार आगे बराबर में रह जाएगा हमारे पास E0 t e की पावर आयोटा k t r ओमेगा t। यह हमारे पास स्थिति रह जाएगी। इसी प्रकार हमारे पास इनके आयाम भी आपस में बराबर रह जाएंगे। जैसे 0I प्लस E0 r बराबर हो जाएगा E0 t के लिए। यह है हमारे पास क्योंकि घटक है वह समांतर होते हैं। घटक है वह समांतर है तो ये स्थिति हमारे पास रह जाएगी। यह रह जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र H के लिए चुंबकीय क्षेत्र H के लिए भी सेम टू सेम स्थिति लागू रहेगी। H I H वेक्टर R और बराबर हो जाएगा ये भी H T के बराबर ट्रांसमिटेड के बराबर। भाई आपतन परावर्तन और अपवर्तन ये तीनों स्थिति में हमारे पास फिर बराबर लग जाएंगे। अब हम विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के बीच विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के बीच संबंध स्थापित करते हैं। जिसके लिए हमारे पास विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के बीच में अगर आप संबंध स्थापित करते हैं तो पहले देखिए अब हमारे पास रह जाएगा जैसे विद्युत क्षेत्र के घटक विद्युत क्षेत्र के घटक को
स्पर्शीय घटक के रूप में। अब केवल हम विद्युत क्षेत्र है, यानी कि विद्युत क्षेत्र रह जाएगा हमारे पास E वेक्टर के घटक को स्पर्शीय घटक के रूप में लिखने पर। अब की बार स्पर्शीय घटक के रूप में लिखेंगे तो स्पर्शीय घटक के रूप में हमारे पास होता है स्पर्श रेखा के रूप में। स्पर्श रेखा में हमारे पास sin थीटा की वैल्यू हो जाती है 0, कोस की वैल्यू हो जाती है 1 के रूप में। तो इसको हमें कोण के रूप में लिखना है। कोण जिस प्रकार ये लिखे जाते हैं उसी प्रकार E के वेक्टर को भी लिखा जाएगा। जैसे E 0 ER, EI पहले के लिए ये हमारे पास रचेगा EI में, ये रचेगा EI cos थीटा I प्लस ER cos थीटा R बराबर यह रचेगा हमारे पास ET cos थीटा T। अब वापस में वही जिससे डायग्राम के अनुसार जो चित्र बनाया था उसमें बस थीटा आई इसका मतलब है आपतन कोण है, आर का मतलब परावर्तन कोण है, टी का मतलब अपवर्तन कोण। इन दोनों कोणों का योग इसके बराबर वाली स्थिति में रह जाएगा हमारे पास। अब सेम टू सेम इसी स्थिति को आप एच के रूप में भी लिख सकते हैं। उससे पहले एक स्थिति बनाते हैं जिसमें विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों का अनुपात प्रकाश के वेग के बराबर होता है। जबकि इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अगर हम इसे b के बराबर लिखा जाए तो ये रह जाएगा हमारे पास E/c। अब ये रह गए दोनों सदिश के रूप में, तो हम इसको लिखते हैं एकांक सदिश के रूप में। इसको एकांक सदिश के रूप में कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है। आगे वाली स्थिति के अनुसार b इक्वल्स टू n cos E/c वाले में आगे हम इस स्थिति को यानी b के बराबर ये लिखा, जबकि एम्पीयर के नियम से हम जानते हैं कि एम्पीयर के नियम से H वेक्टर बराबर B/μ होता है। यह हमारे पास एम्पीयर के नियम के अनुसार है, उसमें लिखा जाता है B बराबर H म्यू के बराबर में। यह हमारे पास H बराबर म्यू, तो हम B की जगह अगर मान रखते हैं तो हमारे पास रह जाएगा H वेक्टर बराबर B की जगह हम मान रख सकते हैं ये वाले में n, ये है हमारे पास एकांक सदिश अपॉन c वाले में, ये तो मान है B का और इसके साथ में है म्यू जो गुणा में था। तो ये H बराबर B का मान इसमें मान रखा गया है, B का मान इसमें रख दिया तो हमारे पास वैल्यू आएगी ये। आगे की स्थिति में हम जानते हैं कि जो हम c की जगह क्या लिख सकते हैं, जबकि हम जानते हैं कि आवर्ती और तरंग संचरण नियतांक इसका मान वेग के बराबर है। तरंग संचरण नियतांक और आवर्ती की वैल्यू है उसका मान है वह v के बराबर होता है, और v यानी वेग है जो अभी इस वक्त प्रकाश के वेग के बराबर है। तो हम अगर इसका मान ये है मान वापस इसी समीकरण में ट्रांसफर करें तो H इक्वल्स टू ये हो जाएगा n क्रॉस E, म्यू का तो म्यू है ये, c की जगह वैल्यू लिखते हैं ओमेगा k। अब हमारे पास n की जगह आप वैल्यू रख सकते हो k, क्योंकि n था हमारे पास एकांक सदिश के रूप में, तो h की जगह वैल्यू हो जाएगी यदि k व e दोनों लंबवत वाली स्थिति में हो तो हमारे पास h की वैल्यू है k e म्यू और ओमेगा इसके बराबर में रह जाएगी। कब? जब ये तो h k e यह तीनों ही एक दूसरे के लंबवत है, तो इस स्थिति में हमारे पास ये लंबवत वाली स्थिति रह जाएगी। अब देखो e के रूप में लिख रहा हूं या h के रूप में, अब इसी स्थिति को हम h के रूप में भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र H है, उसको भी इसी प्रकार वाले में काउंट है। तो चुंबकीय क्षेत्र को लिखा जाता है हमारे पास IHR और HT के रूप में। यह हमारे पास स्पर्शीय घटक के रूप में
अब ये ई भी रह जाएगा और एच भी रह जाएगा। एच के घटक को स्पर्शीय घटक के रूप में हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हमारे पास इस घटक को विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र यानी एच और ई दोनों के रूप में ही लिखा जाए तो हम इस रूप को कुछ इस प्रकार बना सकते हैं। जैसे एच की जगह मान हम ये लिखते हैं, एच बराबर के ई म्यू और ओमेगा वाले में। यहाँ पे म्यू कोणीय आवर्ती है, पारगम्यता है, संचरणीयतांक, ई विद्युत क्षेत्र है। तो एच और ई और के इन तीनों के बीच का संबंध हमारे पास ये है रह जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, के आई ई आई और रह जाएगा कोस थीटा आई अपॉन रह जाएगा म्यू ओमेगा और म्यू रह जाएगा 1 के बराबर क्योंकि आई है आपतन कोण। आगे वाली स्थिति में जाओ प्लस एच आर इस स्थिति के हमारे पास रह जाएगा के आर ई आर म्यू 1 ओमेगा कोस थीटा आर ये वाले बराबर टी के लिए के टी ई आर कोस थीटा टी ये रह जाएगा म्यू 2 ओमेगा। पूरे तरंग संचरण में के की वैल्यू अलग अलग स्थितियों में बदलती जाएगी, विद्युत क्षेत्र का मान भी बदलता जाएगा, कोस थीटा का मान भी बदलता जाएगा, केवल इनमें आवर्ती का मान हमेशा बराबर रहेगा तीनों स्थितियों में। तो आवर्ती तीनों के रूप में अगर यहाँ से कॉमन लिया जाए तो आवर्ती कट जाएगी। आगे वाली स्थिति यहाँ पे कोस थीटा है वो सतत के रूप में, तो हमारे पास थीटा आई है और थीटा आर दोनों आपस में बराबर रहेगा, लेकिन चिन्ह नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि देखो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है। तो इसके लिए अब ये हमारे पास डायरेक्शन अलग डायरेक्शन के रूप में, इस इक्वेशन में हम मान चेंज करते हैं। अब ये मान तो हमने यहां निकाल लिए। आगे वाली स्थिति में देखो, आगे वाली स्थिति में मान ज्ञात करने के लिए यहां पर के आई ई आई कोस थीटा आई और यहां पे रह जाएगा केवल म्यू 1 आवर्ती वाले में कैंसिल आउट। यहां पे थीटा वाली स्थिति है, अगर थीटा आई और थीटा आर दोनों आपस में बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रह जाएगी, तो यहां पे ये रह जाएगा माइनस में डायरेक्शन के लिए। यहां पे रह जाएगा ये क्या ई आर कोस थीटा आई और ये रह जाएगा म्यू 1 बराबर के टी ई टी कोस थीटा टी और म्यू 2। अब देखो हमारे पास इस स्थिति में अचालक माध्यम के लिए हमारे पास म्यू 1 व म्यू 2 दोनों लगभग म्यू नॉट के आपस में बराबर जाएंगे। इन दोनों में म्यू कॉमन लिया जाए तो म्यू कॉमन है भाग में जाएगा गुणा में, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं के आई ई आई कोस थीटा आई माइनस के आर ई आर कोस थीटा आई बराबर म्यू 1 अपॉन म्यू 2 बराबर जाएगा के टी ई टी कोस थीटा टी। यह दोनों स्थिति म्यू नॉट के बराबर जाएगी और म्यू नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका मान इकाई a के रूप में रह जाएगा। तो इस स्थिति के लिए हम ये बना सकते हैं के आई ई आई कोस थीटा आई माइनस के आर ई आर कोस थीटा आई बराबर के टी ई टी कोस थीटा टी। यह हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी। इन दोनों स्थितियों में हमारे पास के आई के आर ई आर कोस थीटा आई और ये वाले में है स्थिति में। तो आगे वाली स्थिति को बढ़ाने के लिए हम इस स्थिति में से कोस थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो आगे की प्रोसेस में हमारे पास केवल इतना सा बचेगा के आई ई आई यहां पे रह जाएगा माइनस
के आर ई आर ये रह जाएगा कोस थीटा आई बराबर के टी ई टी कोस थीटा टी वाले में स्थिति। अब हमारे पास पूरी स्थिति यह बनी के आई ई आई के आर ई आर कोस थीटा आई बराबर के टी ई टी कोस थीटा टी। यहाँ तक लास्ट इक्वेशन हमारे पास बनी। अब आगे की प्रोसेस में हमारे पास कुछ मान इस प्रकार रहेंगे। तो देखो आगे वाले में ई आई और ई आर वाले में इन दोनों में से हमारे पास यदि तरंग संचरण नियतांक आई और आर यह एक ही माध्यम में है तो एक माध्यम में तरंग संचरण नियतांक को अगर एक माना जाए, केवल एक स्थिति के लिए ही है, इस स्थिति में हमारे पास अगर दोनों स्थितियों में हमारे पास एक स्थिति मानी जाए, कौन सी वाली कि दोनों तरंग संचरण नियतांक के आई और के आर यह वाली स्थिति में यह एक ही माध्यम में है हमारे पास, तो दोनों स्थितियों में हम इन दोनों को मानों को एक ही लेते हैं। तो हमारे पास के आई बराबर के आर के रह जाएगा, दोनों को के आई के रूप में लिखते हैं तो हमारे पास रह जाएगा ई आई माइनस ई आर, ई आई माइनस ई आर ये रह जाएगा के आई कोस थीटा आई बराबर के टी ई टी कोस थीटा टी। यहाँ पर लास्ट एक इक्वेशन हमारे पास कुछ इस प्रकार यह बनती है, ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है। इस इक्वेशन में हम आपतन और परावर्तन, पहले हमारे पास आपतन और परावर्तन के बीच का संबंध निकालेंगे, फिर आपतन और अपवर्तन का संबंध निकालेंगे। तो पहली स्थिति के लिए हम आपतन और परावर्तन इन दोनों का निकालेंगे, फिर अपवर्तित का निकालेंगे। तो यह है हमारे पास आगे की प्रोसेस में रह जाएगी कुछ आगे। ये इक्वेशन आगे की प्रोसेस में काम में लेते हैं। तो इस इक्वेशन में जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, यहाँ पे ये है वो टी के रूप में रह जाएगी, ये इक्वेशन है वो टी के रूप में, ये आई में था, ये आर में था, ये आई में, ये में, ये यहाँ टोटल वैल्यू ट्रांसमिटेड के रूप में तो के टी ई टी और कोस ओमेगा कोस थीटा टी ये वाले प्रोसेस में रह जाएगी। अब इस इक्वेशन में हम चेंज करेंगे क्योंकि हम एक इक्वेशन जानते हैं ई जी ई आई प्लस ई आई के रूप में, और आगे वाली प्रोसेस में हमारे पास ये रह जाएगा ई आर बराबर था ई टी के रूप में। हमारे पास ये तो जितने भी ये थे ये पूरे आयाम के रूप में थे, ये तो तरंग के रूप में, और तरंग के रूप में हम इसको इस प्रकार बनाते हैं, यहाँ पे जितने भी हमारे पास स्पर्शी घटक है, स्पर्शी घटक जितने भी है उनको हमेशा आयाम के रूप में लिखा जाता है। जैसे यहाँ हमारे पास ई जीरो ई नॉट आई ये रह जाएगा ई नॉट आर एक वाले में, और ये रह जाएगा के आई ये तो तरंग संचरण नियतांक है, ये हमारे पास रह जाएगा कोस थीटा आई बराबर के टी ई नॉट टी कोस थीटा टी, यह हमारे पास पूरी वाली स्थिति में रह जाएंगे। और हमारे पास टोटल वैल्यू वाले में नॉट आई ई नॉट आर और ई नॉट टी के रूप में रह जाएंगे। यहाँ हमारे पास पहले आया हुआ है, यहाँ पर आपतन और परावर्तन का आयाम अपवर्तित आयाम के बराबर रहेगा। तो हम इन दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, किसमें I और R का अनुपात निकालते हैं तो हमें ट्रांसमिटेड का अनुपात है वह हटाना पड़ेगा। इस इक्वेशन में हमारे पास ये इक्वेशन थी आयाम के रूप में ये में, तो हमें ट्रांसमिटेड आयाम को इस समीकरण के द्वारा इंटरचेंज करते हैं। देखो कुछ इस प्रकार में, यहाँ पे E0I E0R
यहाँ पे के आई को इस तरफ ट्रांसफर भी कर सकते हो। पहले के आई कोस थीटा आई बराबर के टी एज इट इज, इसकी जगह इनकी ई नॉट टी इसकी जगह मान ले सकते हैं ई आई ई नॉट आई और ई नॉट आर। ये रह जाएगा कोस थीटा टी वाली फॉर्म में। यहाँ हमारे पास सिंपल यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारे पास आई वाले में, तो हमें आई और आर के रूप में अगर रखना हो तो हमें ये इक्वेशन इसके साथ में गुणा करते हैं, जिसमें हमारे पास ई जीरो आई या ई जीरो आर कॉमन आ जाएगा पहले वाले में। ई नॉट आई इसको इसी के साथ लिखते हैं के आई कोस थीटा आई। अगर आप आई वाली वैल्यू में इसको फिर लिखते हैं, इस साइड लेके आते हैं, तो ये रह जाएगा माइनस में ई नॉट आई के टी कोस थीटा टी। तो हमारे पास इसको इसके साथ गुणा में लिखते हुए यहां लिख दिया गया। अब हमारे पास जो ये रहेगा बराबर में पहले वाला ये ई जीरो आर के आई कोस थीटा आई, ये वाली वैल्यू ये इस साइड जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, ये माइनस वाला है इस साइड में आके प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बची थी वो आर वाली वैल्यू है, वह रह जाएगी ई नॉट आर के टी कोस थीटा टी, इतने सिग्मा आ जाएगी। इसमें से जो कॉमन है उनको लिखते हैं, फिर हम ई नॉट आर ई नॉट आई इन दोनों का अनुपात लंबवत होता है, वह अनुपात हम बढ़ाते हैं। यह अनुपात बढ़ाने के लिए इसी इक्वेशन में जो वैल्यू इस प्रकार आए उसी को बढ़ाते हैं। जैसे यहां से यहां पे जो वैल्यू बनेगी ई जीरो आर, यहां पे जो वैल्यू बनेगी उसको पहले का पहले लिख देते हैं। ई पहले वाले में जो बनेगा, इसमें से दोनों में से जो कॉमन आया हुआ है हमारे पास ई नॉट आई, जो बचा है वो हमारे पास है के आई कोस थीटा टी माइनस के टी कोस थीटा टी, ये आई के रूप में, ये आई में ई नॉट आई कॉमन लिया गया दोनों में ओनली। एक फर्स्ट टर्म में यहां कॉमन लेते हैं ई नॉट आर, तो ये रह जाएगा के आई कोस थीटा आई, ये वाला कॉमन आ गया प्लस में प्लस का, तो ये रह जाएगा के टी कोस थीटा टी, ये बोला हुआ ये कॉमन है। इसमें से ये वैल्यू यहाँ की ये रह जाएगी, ये वैल्यू नीचे जाएगी इस साइड में, तो हमारे पास ई नॉट आर ये वाली वैल्यू रह जाएगी, ई नॉट आई वह नीचे की ओर जाएगा इस साइड में, तो ये वैल्यू है वो यहाँ एज इट इज रह जाएगी, क्योंकि ये यहीं रहेगा ई नॉट आई और नीचे जाएगा, ई नॉट आर को यहाँ एका बनाने के लिए ये वैल्यू नीचे जाएगी, तो पहले वाली ये रह जाएगी के आई कोस थीटा आई माइनस के टी कोस थीटा टी बट्टा ये वाले नीचे के आई ए नॉट आर वाले में, तो ये की ये वैल्यू तो यहीं रहेगी कोस थीटा टी, ये वैल्यू आएगी नीचे में, तो ये वैल्यू नीचे आएगी, तो के आई कोस थीटा आई प्लस के टी कोस थीटा टी, इतनी सी वैल्यू आ गई, यह इसके बराबर आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास स्पर्शी घटक लंबवत होता है। हमारे पास पहला पॉइंट ये था कि स्पर्शी घटक लंबवत होता है, स्पर्शी घटक ई के लंबवत होते हैं, इनमें हमारे पास ई नॉट आर ई नॉट टी यानी कि आपतन परावर्तन, किसी अंतराल पृष्ठ में परावर्तन का आयाम अपवर्तन के आयाम के बीच का संबंधी फ्रेनेल इक्वेशन होता है। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो देखो आगे इस प्रकार है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इन दोनों में से हम इसमें से के आई को कॉमन लेते हैं, के आई कॉमन लेंगे तो इसमें से के आई कॉमन लेंगे, इसमें भी के आई कॉमन लेंगे, तो के आई से के आई कौन सा कटेगा, जो बचेगा हमारे पास वो है cos थीटा आई माइनस के टी अपॉन के आई cos थीटा टी बटा यहाँ पे cos थीटा आई प्लस के टी अपॉन के आई cos थीटा टी। यहां से हमने के आई कॉमन लिया, इस समीकरण से के आई कॉमन लिया, तो के आई से के आई कैंसिल आउट हो गया, जहां कॉमन लिया वहां दोनों तरफ भाग लग गया। अब हमारे पास ई जीरो आर और ई जीरो टी
ये लंबवत सदिश है। तो हमारे पास आगे की प्रोसेस बनाते हैं। आगे की प्रोसेस के लिए हमारे पास शॉर्ट वाले में काम करेगा। जैसे हम जानते हैं कि के टी और के आई इनकी जगह हम मान रखते हैं, जबकि हम जानते हैं कि के की वैल्यू हमारे पास होती है ओमेगा अपॉन वी, और के आई वाले में फिर वे रह जाएगा ओमेगा अपॉन वी। हम जानते हैं कि ये दूसरा माध्यम है, टीएनई ट्रांसमिटेड, तो दूसरे माध्यम के लिए वेग रह जाएगा v2 और इस वाले में v2 में ओमेगा से, और आई वाले में वैल्यू रह जाएगी 1 वाले में। तो इनको जब उल्टा करेंगे तो ये रह जाएगा v1 अपॉन v2, ये वाला। अब वेग और अपवर्तनांक इसके बीच का संबंध होता है हमारे पास हमारे पास अपवर्तनांक यानी वेग और अपवर्तनांक के बीच का संबंध होता है, वह है हमारे पास c अपॉन n1 और एक रह जाएगा c अपॉन n2। ये वाली वेग के लिए है 1 के लिए तो c अपॉन n1 और वेग 2 के लिए c अपॉन n2, ये रह जाएगा हमारे पास n2। इस वाली वैल्यू के लिए हमारे पास रह जाएगा n2 अपॉन n1, ये उल्टा होकर कटेगा तो c से c कट जाएगा n2 अपॉन n1। n2 अपॉन n1 है, यह है हमारे पास स्नेल का नियम है, जो हमारे पास छोटी क्लास में पढ़ा था स्नेल का नियम है। स्नेल के नियम में हमारे पास n2 अपॉन n1 ये होता है sin थीटा i अपॉन sin थीटा t, यही हमारे पास स्नेल का नियम है। अब स्नेल के नियम n2 अपॉन n1 की जगह हम ये वैल्यू पुट करते हैं, kt अपॉन ki की जगह हमने ये निकाला और इसके बराबर हमारा c होता है। तो इस समीकरण में हम kt अपॉन ki की जगह हम स्नेल के नियम से ये वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास है E नॉट R E नॉट T E नॉट I, यह हमारे पास लंबवत घटक के काउंट है, बराबर हमारे पास ये जाएगा cos थीटा I माइनस kt अपॉन ki, इसकी जगह हम मान रखते हैं sin थीटा I अपॉन sin थीटा t, ये वाले में, और गुणा में है हमारे पास cos थीटा t बट्टा cos थीटा I, ये वाले वैल्यू में प्लस में है तो प्लस में इसने नियम से वही वापस cos थीटा I sin थीटा I sin थीटा t, और ये रह जाएगा cos थीटा t। इन दोनों इक्वेशन में सिर्फ प्लस माइनस का यहाँ प्लस का, बाकी वैल्यू सेम है। अब लेते हैं एलसीएम। एलसीएम हम अगर लेते हैं तो यहाँ पर भी sin थीटा t है, यहाँ पर भी sin थीटा t है, दोनों में एलसीएम से गुणा हो जाएगा, वापस sin थीटा से sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो डायरेक्ट वाला में काउंट कर जाएगा। ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार की है E0R और ये रह जाएगा E0I बराबर, इससे गुणा करेगा तो ये रह जाएगा हमारे पास sin थीटा t cos थीटा I माइनस sin थीटा I cos थीटा t बट्टा sin थीटा से sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे गुणा करते हैं, एलसीएम लेते हैं तो ये रह जाएगा हमारे पास sin थीटा t cos थीटा I प्लस sin थीटा I cos थीटा t, ये है हमारे पास इक्वेशन बनेगी। यहां पे देखो एक इक्वेशन फिर बना सकते हैं sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, sin a cos b cos a sin b, इससे हम ये भी लिख सकते हैं E0R E0I, यह है हमारे पास लंबवत वाली स्थिति में रह जाएगा। तो sin a cos b cos a sin b, यह स्थिति ये बनाए तो हमारे पास रह जाएगा sin a माइनस sin b, और यहाँ पर सेम स्थिति प्लस वाली रह जाएगी sin a प्लस sin b, यानी कि sin a माइनस b का फॉर्मूला ये रहेगा, sin a प्लस b वाला फॉर्मूला ये रह जाएगा। तो हमारे पास लास्ट इक्वेशन ये आ जाएगी, लास्ट इक्वेशन हमारे पास यह है बन जाएगी, टोटल इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी। इस इक्वेशन से अपरावर्तित
परावर्तित विद्युत क्षेत्र का आयाम आपतित विद्युत क्षेत्र के आयाम का अनुपात sin थीटा थीटा टी माइनस थीटा आई थीटा टी प्लस थीटा आई, यही फ्रेनेल समीकरण है परावर्तित और आपतित। इसी प्रकार जिस प्रकार ये समीकरण बनाया गया उसी प्रकार हम अपवर्तन t और i के बीच का संबंध दर्शाएंगे। हर इक्वेशन में हम i और r का i और t का संबंध यानी आपतन का, परावर्तित का और आपतन का और अपवर्तित का, इन दोनों का संबंध दर्शाएंगे। अब हम संबंध वाले में स्थिति दर्शाते हैं। तो जैसे ये इक्वेशन थी हमारे पास, इस इक्वेशन में हमने t की जगह चेंज किया था, तो अब की बार हमें r को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास r के रूप में संबंध आ गया। अब केवल i और t के बीच में संबंध लाना है, तो t के बीच का संबंध बनाने के लिए आगे की प्रोसेस बनाएंगे। पहले यहां से यहां तक वाली प्रोसेस फिर काम में आएगी। यहां पे sin i और sin r की टोटल वैल्यू हम वापस नहीं दर्शाएंगे, एक बार ही दर्शाया जाएगा। तो हम ये इक्वेशन फिर काम में लेते हैं, जो हमारे पास ये इक्वेशन बनी हुई है। आगे की प्रोसेस में जो इक्वेशन थी हमारे पास, इसको आप इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं, इससे 7 और ये 8, ये हमारे पास 8 इक्वेशन रह जाएगी। तो आगे की प्रोसेस बनाने के लिए देखिए, आगे वाली प्रोसेस में हमारे पास जैसे हमने यहाँ पे r और i के बीच में संबंध बनाया है, तो इसको हमें r गायब करना पड़ेगा। r की जगह हम ये लिख सकते हैं इसी समीकरण से, जैसे ei E0r बराबर E0t के बराबर होता है, तो हम r के बराबर ये वैल्यू रख सकते हैं। तो r के बराबर ये रहेगा हमारे पास E0i है, वो इस साइड चला जाएगा, बस E0i है तो E0i उस साइड चला जाएगा, तो हमारे पास E0r की जगह ये आ जाएगा। इस इक्वेशन में हम कुछ इस प्रकार बनाते हैं, ये वाली इक्वेशन हमने पहले भी काम में ली थी। तो हमारे पास E0i माइनस E0t E0i ये वाले, यानी r की जगह ये वैल्यू रखी गई है, बाकी वैल्यू सेम है। ki cos थीटा i प्लस 2 kt E0t cos थीटा t, इतना समझना। इस इक्वेशन में आगे की ओर प्रोसेस बनाने की, अब करते हैं इसका गुणा। आगे वाली प्रोसेस में हमारे पास जिसे इसका अंदर से गुणा करते हैं तो ये माइनस है और माइनस प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा 2 E0i kt cos थीटा i। इस अंदर वाले माइनस को इससे गुणा किया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, प्लस प्लस ये दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़कर ये आया, इसको गुणा करके इससे। अब जो माइनस का बचा है, माइनस का है हमारे पास E0t ki cos थीटा i बराबर kt E0t cos थीटा t, ये वाली प्रोसेस बनी। आगे बढ़ेंगे, इसमें हमारे पास सेम प्रोसेस ये है जो पहले बनी थी। इसमें हमारे पास E0t E0i इनका स्पर्शीय घटक लंबवत होता है दोनों का, तो हमें इस समीकरण से यही दो मान बढ़ाने हैं। तो जो मान पहले बढ़ाए थे सेम टू सेम उसी स्थिति में बन जाएंगे, जिस प्रकार में हमारे पास इसका मान को सेम रखना होता है, जैसे 2E0i kt cos थीटा i बराबर, ये इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा तो सिर्फ E0t है वो कॉमन आ जाएगा, बाकी वैल्यू सेम। ki इसमें से जो हमारे पास बना kt cos थीटा t, ये तो इधर ही है, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा ki cos थीटा i, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू नहीं रहेगी, ये वैल्यू मान आएगा नीचे। तो हमारे पास जो वैल्यू E0t E0i है, इसकी वैल्यू बनेगी 2 kt cos थीटा i अपॉन kt cos थीटा t प्लस ki cos थीटा i, ये टोटल वैल्यू आ जाएगी नीचे, ये आ गई लास्ट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इस इक्वेशन को सोल्व बनाने के लिए हमारे पास
जैसे पहले इक्वेशन में रखा था KT अपॉन KI, तो हम इस पूरी इक्वेशन में से I कॉमन लिया जाए तो I यहां से कट जाएगा और KT अपॉन KI ये है हमारे पास जैसे पहले बना था वैसा का वैसा अब बन जाएगा। यदि KT से KT कॉमन लिया जाए इन दोनों में से, जैसे पहले KI कॉमन लिया था तो अब की बार हम K, जैसे पहले वाली इक्वेशन में हमने KI कॉमन लिया था दोनों इक्वेशन में, तो अब की वाली इक्वेशन में से सेम टू सेम वही स्थिति वापस बनाते हैं। जैसे तो KI अगर कॉमन लिया जाए तो हमारे पास ये बन जाएगी KT अपॉन KI cos थीटा, ये वाले में कॉमन लिया गया है तो हमारे पास जैसे ये लिख देते हैं KI, ये कॉमन आ गया। नीचे वाले में से KI कॉमन लेते हैं तो फिर वही KT अपॉन KI cos थीटा t, इसमें से KI कॉमन लेंगे तो बचेगा केवल cos थीटा I, इतना सा। यहां से अगर हमने जैसे KI कॉमन लिया था के वाले में तो KI से फिर KI कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में जैसे हमने स्नेल के नियम में लिखा था कि KT अपॉन KI को लिखा जा सकता है sin थीटा I अपॉन sin थीटा t, ये वाली इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हम फिर काम में लेते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन ये रह जाएगी, अगले वाली ये बनाते हैं। इस इक्वेशन को बनाने के लिए हमारे पास रह जाएगी E0t अपॉन E0i, ये वाली में इन दोनों में से अगर इसकी जगह लिखा जाए तो ये रह जाएगा 2 sin थीटा I अपॉन sin थीटा t, क्या है एजुकेशनल के नियम से ये इक्वेशन हमने पहले पढ़ाई थी। आगे है cos थीटा I बटा यहां पे sin थीटा I sin थीटा t और आगे है cos थीटा t प्लस cos थीटा I, ये वाले में फिर गुणा करते हैं तो यहां से गुणा करेंगे तो गुणा से कुछ बढ़ेगा नहीं, यहां से कुछ बढ़ा सकते हैं तो देखो ये वाली स्थिति रह जाएगी हमारे पास E0t E0i लंबवत सदिश के रूप में, यहां से t से t फिर वापस कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2 sin थीटा I cos थीटा I, ये वाले में और यहां से इसे गुणा करेंगे तो ये बढ़ जाएगा sin थीटा I cos थीटा t प्लस cos थीटा I sin थीटा t, इसको इसमें एलसीएम ले लेंगे sin प्लस sin थीटा फिर कट जाएगा तो हमारे पास टोटल वैल्यू ये बन जाएगा वापस 0t E0i, ये लंबवत सदिश के रूप में बराबर है sin थीटा प्लस cos थीटा, ये क्या हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा, इसकी वैल्यू सेम रखते हैं हमारे पास। देखो दोनों कोण समान ही हैं, sin थीटा I cos थीटा I बटा sin थीटा cos थीटा sin A cos B cos A sin B, इसको ये जरूर लिख सकते हो आप sin A प्लस sin B, A प्लस B तो sin A cos B cos A sin B। लास्ट इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी 9 नंबर। अब हमारे पास जो ये पहले इक्वेशन हमने बनाई थी ये था E0r E0i, इन दोनों ये दोनों समीकरण ये हमने आपतन परावर्तन आपतन अपवर्तन, यहां पे रह जाएगा आपतन व परावर्तन, आपतन व परावर्तन, यह है हमारे पास आपतन व अपवर्तन या अपवर्तित। आपतन व परावर्तित तरंग का अनुपात आपतित व अपवर्तित तरंग का अनुपात ही फ्रेनेल समीकरण है। जो दोनों इक्वेशन कुछ इस प्रकार आई है हमारे पास, यही दोनों इक्वेशन है फ्रेनेल की इक्वेशन है। यह तो था हमारे पास लंबवत के लिए, ये जो पूरी स्थिति है लंबवत के लिए, इसी प्रकार एक इक्वेशन समांतर के लिए भी होती है। तो ये लंबवत इक्वेशन में फ्रेनेल इक्वेशन हमारे पास थी। धन्यवाद।